है कि हमारी जो एक ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है उससे हमें बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ ले जाना है। और इस एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है कि हम अपने इंस्टीट्यूट के जो हमारे बच्चे हैं उनको हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ाएं और एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हम अपने लखनऊ विश्वविद्यालय को बनाएं। और इसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम ये सेल दो एस्पेक्ट को लेकर काम करेगा। पहला जो पार्ट है वो करियर से रिलेटेड है, करियर गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर बिल्डिंग देयर करियर स्किल्स एंड गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन बिकम इन देयर फ्यूचर। अपने करियर को वो कैसे अच्छा बनाएं, कैसे एक अच्छा प्रोफेशन चुने, इसके बारे में जानकारी। और दूसरा एस्पेक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसमें कि आपकी न केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि साइकोलॉजिकल जो इम्यूनिटी है, जो आपकी चीजों के प्रति जो आपकी इम्यूनिटी होती है, एक शारीरिक इम्यूनिटी जो हमें बीमारी से लड़ने में मदद करती है, एक साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी जो हमें किसी भी परेशानी या दिक्कत में हमें स्ट्रांग रखती है, हमें रेजिलिएंट रखती है। तो इन सब उद्देश्यों को लेकर ये सेल बना और हमने ये निश्चय किया कि हम हर विभाग से जाके कनेक्ट होंगे पर्सनली, क्योंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनना बहुत मुश्किल था। हर विद्यार्थी का अपना अलग एक टाइम होता है और हर डिपार्टमेंट की अपनी एक यूनिक रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इसलिए हमने हर विभागों से अनुरोध किया कि ये 2 प्रोग्राम 2 दिन करेंगे। एक दिन जो हमने फिक्स किया है और एक अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अक्टूबर से पहले। तो ये पहला प्रोग्राम है और पहली बार हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़ेंगे। और आज का विषय जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टाइम जो है एक बहुत बड़ी करेंसी है। अभी तक तो हम पैसे को ही मानते थे कि ये हमारी पूंजी है, लेकिन टाइम एक बहुत बड़ी करेंसी है, एक बहुत बड़ी पूंजी है। और हम उसको किस तरह से खर्च करते हैं उस पर हमारे आगे की पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। और जो लोग आगे सक्सेसफुल हुए उनके सामने भी वही 24 घंटे होते हैं और जो सफल नहीं होते उनके सामने भी वही 24 घंटे। लेकिन मेन चीज ये है कि हम उस समय का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, क्योंकि एक एक मिनट आपका, एक एक लाइफ का एक एक मिनट दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो अगर हमने उस समय को पकड़ के रखा और हर अपने समय का एक टाइम शेड्यूल बनाया, टाइम को हमने मैनेज किया, तो उस छोटे छोटे समय को, दिन के 24 घंटे को हमने कैसे मैनेज किया, उस पर हमारे आगे का कल डिपेंड करेगा और यही कल हमारा भविष्य बनेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगी कि अपना माइक म्यूट करें, जिससे कि जो हमारे स्पीकर हैं अपनी बात कह सकें। हाँ, और वो अपने प्रश्न अपने चैट बॉक्स में लिखें। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिखें और अपना माइक तभी अनम्यूट करें जब आपको कुछ कहना हो। आप अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो ये मेरा आपसे सबसे अनुरोध है। तो बहुत बहुत आभार डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन के हेड प्रोफेसर उमर कमालुद्दीन साहब का, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अरशदुल कादरी जी का, और हमारे विभाग के आपके जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी मेंबर्स हैं, शबीब एनम जी, गुलाम नबी अहमद जी, और जितने भी स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इसको सफल बनाने का प्रयास किया, तो सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। ओवर टू यू अर्शद जी। Thank you very much, ma'am. First of all, I would like to tender an apology to you. नहीं, it's okay. No matter, both are Madhurima and you both are very popular in our teacher fraternity, and it doesn't matter whether one is Lal or Pradhan, both are of equal importance to us. And one is Pradhan, and your importance, your status. बहुत लंबे समय तक हम दोनों ने साथ भी काम किया जब काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल एक बैनर में होता था। हमारे लिए गौरव की बात है, आप दोनों का जो प्रेजेंस है, वेरी प्रेजेंस, वो हम लोगों को ब्लेस करती रहे इसी तरह से, हमारी यही बहुत कामना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम विदाउट फर्दर अडू, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास और हमें बहुत सारी चीजें अपने स्पीकर से सुननी है। मैम ने हमसे पूछा था कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हिंदी उर्दू कंपोजिट लैंग्वेज है, जो हमारी मुश्तरका तहजीब भी है, गंगा जमुनी तहजीब का मिला जुला असर है, वो भी दिखना चाहिए। और जहाँ तक, क्योंकि ये शिविर
रास्ता लाख किलोमीटर सलाह के साथ हमको चलना है मगर वक्त की रफ्तार के साथ। तो मैं अपने मेहमान खुसूसी हमारे जो आज के चीफ स्पीकर हैं, गेस्ट स्पीकर जनाब बीके गौरव साहब, उनका मुख्तसर तारुफ करते हुए फिर उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कुछ कहें। Mr. B.K. Gaurav is a faculty member at Raj Yog Education and Research Foundation. He is financial investment planner and insurance advisor. He has a rich work experience and has also undertaken many spiritual projects. He has been financial planner with retail client base in India and abroad, including mutual funds, corporate deposit, etc. He has been offering his services to different investment schemes for the last 12 years for about 250 clients. He has been insurance advisor, catering to the insurance needs of the individuals and corporates with health insurance, home insurance, factory, petrol pump insurance, vehicle, home insurance, cyber insurance, etc. For the last 10 years. He has complete end-to-end income tax planning for salaried clients. He has been instrumental in various projects of the Brahma Kumaris organization in various wings like the political wing, administrative wing, and spiritual research wing. He has experience in organizing large-scale programs, discourses of eminent speakers like Sister B.K. Shivani, B.K. Swaminathan Bhai, Russian Divine Light Group, etc. He has done his Bachelor's of Business Administration from Thames Valley University, London. He has done his BCom from Delhi University. He is also a mutual funds advisor certificate by SEBI. He has a general and life insurance license by IRDA. So we are very fortunate that we have Mr. B.K. Gaurav in our midst. So I would request Mr. Gaurav to enlighten us, to enthrall us with his words of wisdom. So please welcome Mr. B.K. Gaurav. Over to you, sir. और जबान कंपोजिट मिली जुली जबान हो तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज्यादा से ज्यादा उस जिस को पकड़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कमालुद्दीन साहब का, जो कि HOD हैं फारसी डिपार्टमेंट के, आपका अरशद कादरी साहब और प्रोफेसर प्रधान का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस स्तर पे बोलने का। ज़ुबान जहाँ तक है, मैं खुद लखनऊ को बिलोंग करता हूँ, पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि अपनी जो ज़ुबान है वो लखनवी रखूँ साथ साथ में, क्योंकि प्रेजेंटेशन का जो जिस्ट है वो इंग्लिश में है, तो खुद थोड़ी बहुत इंग्लिश साथ में रहेगी उसके। और आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं शुरुआत करूँ इस छोटे से प्रेजेंटेशन की। शुक्रिया सबका। मैं इस्तकबाल और करना चाहूँगा एक अपने सारे स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी का, और भाई बहन जितने हमारे जुड़े हुए हैं आज, जो सोशल मीडिया या अन्य चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनका और अन्य टीचर्स का भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। शुक्रिया। तो स्टार्ट करने के लिए मेरे को अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आपसे, तो एक मिनट का समय दें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है सर? दिख रही है, आपकी स्क्रीन दिख रही है। और वॉइस भी उम्मीद है क्लियर आ रही होगी? जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आवाज आ रही है। यस सर। तो हमारा आज का टॉपिक जिसपे मुझे मौका दिया है बोलने का, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का है। तो समय प्रबंधन भी कहा गया है इसको हिंदी में, और कैसे समय की नज़ाकत कह लें, समय का इम्पोर्टेंस कह लें। मेरे ख्याल से आज हर समय पे हर इंसान ने कहा है कि भाई अपना समय ध्यान से इस्तेमाल करो तो समय तुम्हारी कद्र करेगा। तो समय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद ही कोई शय है इस दुनिया में, जिसने अपना समय सफल करा, जिसने अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल किया,
शायद वही ऊंचे ऊंचे मुकामों पे पहुंच पाया है लाइफ में। तो स्टार्ट करने के लिए पहला प्रश्न जो हमारे जहन में आता है कि व्हाट इज टाइम, एग्जैक्टली टाइम है क्या, ये शायद इस चीज का मतलब क्या है। तो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग लाइंस लिखी हैं, तो कुछ चंद लाइनें मेरे को इंटरनेट पे अच्छी लगी, उनको मैंने इसका पार्ट बनाया। तो वेरी नाइस डेफिनेशन ऑफ टाइम जो है कहा गया है कि टाइम जब धीरे होता है, स्लो होता है, तो हमें लगता है कि हम बहुत वेट कर रहे हैं। जब वेट कर रहे होते हैं तो टाइम स्लो प्रतीत होता है, फील होता है, और फास्ट प्रतीत होता है ऑब्वियसली जब हम लेट हो रहे हो क्लास के लिए। हमारे भाई बहनों का सबका ये अनुभव रहा होगा। और डेडली है जब सैड फील करते हैं, शॉर्ट है जब हैप्पी, खुशी जो है, खुशी के चंद लम्हे कहा गया है कि बहुत ज्यादा लंबे वो लम्हे कभी स्ट्रेच नहीं हो पाते अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ में। और टाइम इज एंडलेस, उसकी एक अंत ही नहीं नजर आता है जब हम पेन से गुजर रहे हो किसी नजदीकी, जैसे अभी महीना 1.5 महीना पहले जो माहौल था हिंदुस्तान में उसके अंदर, और बहुत ही लंबा होता है जब हम बोर्ड हो, किसी की कंपनी के बगैर हो। लेकिन आखिरी 3 लाइनों पे मैं आप लोगों का गौर थोड़ा सा लाना चाहूंगा कि एवरी टाइम इज डिटरमिन्ड बाय योर फीलिंग्स एंड योर साइकोलॉजिकल कंडीशंस and not by clocks, so have a nice time always। तो आखिरी 3 लाइंस कितनी क्रूशियल हैं कि जो समय है वो हमारे जज्बातों पे डिपेंड करता है, हमारी मानसिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, ना कि एक घड़ी का मोहताज है हमारा समय। तो समय का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हमें हमेशा वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसलिए समय के लिए ये कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। दूसरा पार्ट है इस टॉपिक का टाइम मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, तो नाम में ही शायद इसका उत्तर समाया हुआ है कि मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजिंग द सेल्फ। तो मैन और एज जो खुद को मैनेज कर सके, ऑब्वियसली हमारी वुमेन भी इसमें शामिल है मेन के साथ। तो मेन जो खुद को अगर अच्छे से मैनेज कर पाए तो यकीन मानिए दुनिया में हम लोगों को खुद के अलावा हम किसी को मैनेज कर भी नहीं सकते हैं। हम इस मुगालबे में कई बार रहते हैं कि हम दुनिया को, स्टूडेंट्स को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन शायद अपने आप से बेहतर मैनेज करना की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में और नहीं हो सकती। मैनेजिंग द सेल्फ इज एक्चुअल मैनेजमेंट इंडीड, और इससे हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट के स्तर पे आ जाते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट से हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट पे आए, और इसी यहीं पे एक बहुत बढ़िया मेरे को कुछ चंद लफ्ज मिले हैं, तो मैं आपके साथ पढ़ूंगा उसको। जमाना हो गया है खुद से मुझे लड़ते झगड़ते, मैं अपने आप से अब सुलह करना चाहता हूँ। तो इफ्तिकार आरिफ साहब ने ऐसा बोला है, फरमाया है। और खुद से लड़ते लड़ते, ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव वर्ड्स हैं इस कोटेशन के। तो ये कौन खुद है जिसको हम लोग बहुत अरसे से जानना चाह रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े अपने सूफी जो सेंट्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी तहकीकात करी। रिलीजन तो बहुत अरसे से कर ही रहा है, लेकिन खुद को समझना शायद डार्विन के लिए भी पॉसिबल नहीं था, जिसने दुनिया की लगभग हर स्पीशीज के ऊपर लिख डाला, लेकिन इस दुनिया को छोड़ते समय उसका एक ही मलाल था शायद कि वो खुद को, यानी कि सेल्फ को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया। तो व्हाट इज सेल्फ, ये हमारा अगला प्रश्न है, क्योंकि हम लोग टाइम मैनेजमेंट से सेल्फ मैनेजमेंट, तो सेल्फ को की जानकारी करना बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सेल्फ है ना वो जो है 2 चीज़ों से बना है। जैसे ह्यूमन बीइंग अगर कहा जाता है तो 2 वर्ड्स होते हैं इसमें, ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन शब्द एक लैटिन शब्द है जो कि ह्यूमस यानी कि मिट्टी से निकला है। तो ह्यूमस वैसे भी शरीर को कहा गया है ह्यूमस, और बीइंग जो है, जो चैतन्य है, कॉन्शियस पार्ट है हमारा, जो कि जगता हुआ, जिसको रूह कहा गया है, जिसको आप इन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है तो ह्यूमन और बीइंग बन जाता है। ह्यूमन बीइंग जिसके तहत मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं इस शरीर का यानी कि ह्यूमस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बोलने वाला मैं बीइंग यानी कि मैं रूह। तो सोल कॉन्शियसनेस में जब हम
रहते हैं, तो सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस ये दो अलग अलग कॉन्शियसनेसेस हैं। हमें इस चीज को समझना आवश्यक है, जरूरी है कि हमारी असली यथार्थ और सच्ची पहचान ये नहीं है कि हम सिर्फ एक शरीर हैं जो बोल रहे हैं। तो हमारे अंदर जो रूह है वो असली कार्य कर रही है, असली काम कर रही है, और हमारे शरीर को निर्देश दे रही है, उसको डायरेक्शन दे रही है किस प्रकार से हमें आगे एक्शन, चाहे वो चलना, उठना, बैठना, बोलना, सुनना, कुछ भी हमारा शामिल हो। तो इन अदर वर्ड्स, द पर्सन थिंक्स, feels, acts, responds, etc. with the awareness that the soul is referred is the master of the body. तो अगर आपको अपने शरीर का मास्टर बनना है तो एक बहुत गहरा रहस्य, हम लोगों को गहरा राज जान लेना होगा आज, कि हम लोगों को इस अवेयरनेस में रहना है कि द सोल इज रेफर्ड हेयर, मेरी यथार्थ और सही पहचान क्या है। तो when in soul consciousness, जब हम सोल कॉन्शियसनेस की स्टेट में होते हैं, तो ओरिजिनल क्वालिटीज ऑफ द सोल, जो कि पीस, प्योरिटी, लव, ब्लिस, शांति, पवित्रता, प्रेम और आनंद, नेचुरली इमर्ज करते हैं। ये नेचुरली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को अगर अच्छा फील करना है, क्योंकि ये चार क्वालिटीज मेरे ख्याल से हर ह्यूमन बीइंग की एक बेसिक नेसेसिटी है, इनके बगैर जिंदगी बसर हो नहीं सकती। तो चैनो अमन के बगैर जिंदगी जीना बेकार है। और पवित्रता, सच्चता, सफाई हम सबको पसंद है। प्यार के हम सब मोहताज हैं, दो शब्द कहते हैं प्यार के बोल दिए जाएं, इतना ही चाहिए। और आनंद तो खैर अलग ही एक स्तर है। तो यहाँ तक करने के बाद जब टाइम मैनेजमेंट से हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट पे, और सेल्फ मैनेजमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझ गए हैं, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न करते हैं एक कुछ वर्केबल सॉल्यूशंस टाइम मैनेजमेंट की तरफ। कि भाई टाइम मैनेजमेंट ये तो हम लोगों ने समझ रखी कि हम लोग कौन है और क्या कर सकते हैं और किस स्थिति में हम लोगों को अप्रोच करना है चीज़ों को। लेकिन उसके साथ में हमें वर्केबल सॉल्यूशंस भी चाहिए हैं टाइम मैनेजमेंट के, जो कि अमल में लाए जा सकें, जो जो जमीनी तौर पे हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि द इशू ऑफ प्रायोरिटाइजिंग, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, चीज़ों को एक 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 सीक्वेंसिंग में डालना कि मुझे कौन सा कार्य पहले करना है। खैर शायद यही हम लोगों की लाइफ का एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसमें हम लोग काफ़ी हद तक जूझते हैं कि भाई जो अनइम्पॉर्टेंट कार्य है वो हम लोग इम्पोर्टेंट कार्य के ऊपर करना चालू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वही हमारे लेट होने का कारण बनता है, वही हमारे रिलेशनशिप्स में खटास लाने का कारण बनता है। तो अगर हम प्रायोरिटाइज अच्छे से करना चालू कर दें चीज़ों को, तो हमारी भी जिंदगी जो है बहुत लुत्फ से बीतेगी, और हम लोगों के आसपास जो हम लोगों के रिश्तेदार हैं, हम लोगों के परिवार वाले हैं, हम लोगों के जिनसे हम लोगों को किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन है, उनके साथ हम लोग का एक बहुत अच्छा और मधुर रिलेशनशिप बीतेगा। तो इश्यू ऑफ प्रायोरिटाइजिंग इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा आज हम काम करने के वक्त सो रहे होते हैं और सोने के वक्त आराम कर रहे होते हैं। ये जो आजकल वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया है या स्टडी फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया है, तो इसने जो एक सेट सीमाएं थी हम लोगों की लाइफ की, उनको एक तरीके से खत्म कर दिया है। तो परिवार का टाइम, फैमिली का टाइम, ऑफिस का टाइम और पढ़ाई का टाइम और जॉब का टाइम, मेरे ख्याल से सब के बीच में कोई अंतर नहीं रह गया। कहीं ना कहीं ये हम लोगों की मानसिक स्थिति पे, हम लोगों की मेंटल कंडीशन पे असर ला रहा है। इसलिए प्रायोरिटाइजिंग कितना कितना अहम है हम लोगों के लिए, इस चीज़ को मैं ओवर एम्फेसाइज नहीं कर पाऊंगा। तो खैर इसको हम लोग समझ इस प्रकार से सकते हैं कि एक आइजनहावर साहब थे, उन्होंने जो है एक काफी सफल हुए थे ये शख्स, और इन्होंने अपनी लाइफ के अनुभव के बेसिस पे एक मैट्रिक्स इजाद किया था, जिसको ये लोग आइजनहावर डिसीजन मैट्रिक्स कहते हैं। आइजनहावर डिसीजन मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम भी है, जिसको हम लोग अर्जेंट ऑब्लिक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। और नील आर्मस्ट्रांग साहब ने ये बोला था जब वो चांद पे लैंड किए थे कि एक वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन इज वन जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम एक स्टेप एक वक्त पे लें तो शायद हमारी लाइफ काफी सुलझ सके, पर उसके लिए हम लोगों को फोकस, अटेंशन और एक तरीके का हम लोगों को कंसंट्रेशन चाहिए है, कंसंट्रेशन लेवल चाहिए, जो कि आज की डेट में सोशल मीडिया के वक्त में काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है।
तो आइजनहावर मैट्रिक्स जो है कुछ हद तक हम लोगों को इसमें एक सीक्वेंसिंग करके देता है कि भाई इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तो आप अपना समय बचा पाएंगे। मनी सेव्ड इज टाइम सेव्ड इज मनी अर्नड कहा गया है। और इस मैट्रिक्स में जो है हम लोगों ने वाई एक्सिस पे जो है वो सीधी जो है लाइन में इम्पोर्टेंस, लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस हमारी डाउन होती आई है, और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने अर्जेंसी रखी है। तो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कह रहा है कि 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। और इसको मैं पढ़ के थोड़ा सा बता देता हूँ कि द आइजनहावर मैट्रिक्स, समटाइम्स कॉल्ड द आइजनहावर box, is an easy yet extremely effective way to prioritize and manage tasks at your time. वक्त पे चीजों को करने का एक बहुत आसान सा जरिया है। It is a system that basically makes you separate all your activities into 4 priority levels, one of which, जो चौथा वाला है, ये जो ग्रे कलर में आप बॉटम राइट साइड पे देख रहे हैं, इसको जो अर्जेंट भी नहीं और नॉट इम्पोर्टेंट है, इसको हम लाइफ से निकाल सकते हैं। उसके मैं आपको सैंपल दूंगा, उसके मैं आपको मसले दूंगा आगे कि किस प्रकार के कार्य हो सकते हैं वो। इट इज a system that basically makes you separate all your activities into 4 priority levels, one of which, जो कि नॉन इम्पोर्टेंट और नॉन अर्जेंट वाला है, can be immediately dropped. So really it's only 3 categories of attention worthy tasks to focus on. अब ये हम लोगों को एक मैट्रिक्स बताता है कि किस प्रकार के कार्य को हम लोग जो है डिलीट कर सकते हैं। तो पहला जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, दोनों ही है, अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी है। अर्जेंट को हम लोग अगर रेफर करना चाहें तो अर्जेंट का मतलब हुआ जो आज या कल में होना है, उसको हम अर्जेंट कह सकते हैं। और इम्पोर्टेंट तो खैर आप जानते ही हैं, जिसके बगैर कार्य चलेगा ही नहीं, काम चलेगा ही नहीं, उसको इम्पोर्टेंट कहा जाता है। और अर्जेंट जो है वो टाइम से कनेक्टेड होता है कि अभी होना है और अभी ही होना है, यानी कि ओवर द नेक्स्ट फोर्सिबल फॉर 24 to 48 आवर्स। तो जो अर्जेंट इम्पोर्टेंट दोनों ही है, तो उसको करना है और अभी करना है, डू इट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमें एक आर्टिकल लिखना है, वी हैव टू राइट एन आर्टिकल, मेरे को कल पब्लिकेशन में जाना है या अखबार में मेरा वो प्रेजेंट होना है, तो मेरे को अभी लिखना है और स्वयं या खुद लिखना है। दूसरे प्रकार राइट साइड पे आप देखेंगे ग्रीन कलर में राइट साइड वाला बॉक्स, जो कि अर्जेंट नहीं है, यानी कि उसमें वक्त की इतनी पाबंदी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। हाँ, एक्सरसाइज, अगर हमने 6 महीने एक्सरसाइज नहीं करी, एक दिन में और फर्क कुछ नहीं पड़ जाएगा हमारे ऊपर, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जरूर है इस चीज की, इस चीज को जहनियत में जरूर रखना है। और कॉलिंग फैमिली, परिवार से बात करनी है हमें फोन से अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं हम, और रिसर्च करना है कुछ आर्टिकल्स पे या कोई बिजनेस स्ट्रेटजी वगैरह डिफाइन करनी है, तो ये डिसाइड करने के लिए, लेकिन इसके लिए आप वक्त मुकर्रर कर सकते हैं, आगे का एक समय बना सकते हैं जब हम लोग इस कार्य को संपादित कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है बॉटम लेफ्ट साइड पे, जो कि अर्जेंट जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस कैटेगरी की चीजें जो है क्या क्या हो गई, जैसे एक शेड्यूलिंग इंटरव्यू करना है आपको, कुछ ऐसे होते हैं जो काम डेलीगेट किए जा सकते हैं, कुछ भरोसेमंद या लोगों के ऊपर आप वो ट्रांसफर कर सकते हो कुछ समय के लिए अपना वर्कलोड कम करने के लिए। वो डाउन द लाइन आपके हो सकते हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जो भी नजदीकी लोग हैं उनको आप वो डेलीगेट कर सकते हो। तो जैसे इंटरव्यूज वगैरह होल्ड करना है, और फ्लाइट्स वगैरह बुक करना है, कुछ कमेंट्स लेने हैं, आर्टिकल्स ईमेल्स आंसर करने, इस तरीके की चीजें जो कि होनी है जल्दी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप किसी के और के ऊपर डेलीगेट कर दें। और जो बॉटम राइट वाला क्वाड्रेंट है डिलीट, जिसपे एलिमिनेट, जिसको हम लोगों को अपनी लाइफ से ही हटा देना चाहिए, और जो एक क्लासिकल टाइम वेस्टर्स के रूप में आते हैं हमारी लाइफ में, जैसे टेलीविजन देखना, हाँ एक न्यूज देखना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है, लेकिन इसको अति में नहीं, नॉट एक्स्ट्रा। जो जिस तरीके से पूरा काउच पोटैटो बन के जिस तरीके से आज हम लोगों की कई लोगों की लाइफ निकल रही है, उस तरीके से नहीं। सोशल मीडिया को बहुत लिमिट किया जा सकता है, क्योंकि वे बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स जा चुका है ये हमारी लाइफ में। इसी प्रकार जंक मेल वगैरह देखनी है, तो इन चीजों को हम लोग बिल्कुल लाइफ से एलिमिनेट भी कर देंगे तो हम लोगों का कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान होने की संभावना बहुत कम है।
तो ये तरीके से इस तरीके से 4 अलग अलग तरीके से अगर हम दिन भर के जो हम लोगों के डिसीजंस हैं या जो हम लोगों के एक्टिविटीज हैं उनको अगर हम चॉक आउट कर लेते हैं, तो देखा ये गया है कि कई चीजें तो खुद ब खुद किनारे हो जाती हैं, कई किसी और पे ट्रांसफर हो जाती हैं, किसी के लिए आप वक्त मुकर्रर कर देते हैं, और कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो खुद एक सीक्वेंस में आप करना चालू कर देते हैं। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया पीडीएफ, अगर इसको प्रैक्टिकली यूज किया जाए तो इस पे एक पीडीएफ जरूर है ये, जिसको हम लोग इस मैट्रिक्स में यूज कर सकते हैं। तो बाएं हाथ पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे एक कॉलम बना हुआ है, उसमें लिखा है फर्स्ट लिस्ट ऑल प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज हेयर। यहाँ पे आप सीक्वेंस वाइज इंपॉर्टेंट से नॉन इम्पॉर्टेंट की तरफ जाते हुए अपनी दिन भर की एक्टिविटीज लिख डालें। जो जो समय लेने वाली एक्टिविटीज, जो नेसेसरी एक्टिविटीज है वो तो करनी ही करनी है, ब्रश करना है, नहाना है या खाना खाना है, जो भी है। उनके अलावा जो ऑप्शनल एक्टिविटीज हैं जिन पे मेरा दिन आज काफी डिपेंड करने वाला है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्लासिफाई देम वर्टिकली अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस, प्लेस देम इनटू द मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी। अब एक बार हम लोगों ने यहाँ पे वो उसका शुमार कर लिया, उसको लिख लिया एक बार, तो हमारा कार्य बस इतना बच जाता है, उसको ट्रांसफर करना है अलग अलग 4 बॉक्सेस में जो राइट साइड पे दे रखे हैं। तो अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, या फिर जो नॉट इम्पोर्टेंट डेलीगेट करने वाले हैं, और जो एलिमिनेट करने वाले हैं। तो एक प्रैक्टिकल तरीका है टाइम बचाने का, टाइम को और अच्छे से मैनेज करने का, जो एक प्रायोरिटी, कई एंगल्स हैं टाइम मैनेजमेंट के, आज मैंने इसी मेन एंगल पे थोड़ा सा फोकस करने का सोचा है। तो जो प्रायोरिटी का एंगल है वो इसको हम लोग इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी इस चीज के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग इसको अपने अपने दिन भर के टास्क को थोड़ा और अच्छे से सीक्वेंस कर सकते हैं। और इसके बाद हम वापस जो है रिलेशनशिप ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट और रिजॉल्व्स के बारे में जाएंगे। और एक उसके लिए मैं 1 मिनट का एक वीडियो है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आप उसको ज़रा साइलेंस में एक बार सुनने का प्रयास करें। एक मिनट, मेरे ख्याल से अभी आपको वॉइस नहीं आ रही होगी। वॉइस आ रही है? कोई कंफर्म करेगा? वॉइस आ रही थी? वीडियो अभी प्ले नहीं कर रहा है सर। ओके ओके, मैं अभी आपको शायद मैंने शेयर करने में उसको ऑप्शन, जस्ट अ सेकंड। अब वीडियो बताइएगा अभी दिख रहा है कि नहीं अब की बार आप लोगों को? जी जी दिख रहा है, दिख रहा है। The true self, taking just a minute, in calm silence, I observe that I am energy, a point of immortality, different from the energies of time, sound and matter. I begin to realize that I am an actor within this costume, my body, playing my part on the stage of life. Remembering my point-like reality, I feel the strength of peace and love empower and free me from everything hurtful. Now, I have the strength to master the external world of relationships and situations. आप लोगों ने इसमें वीडियो को अगर देखा हो तो इसमें 3 अलग अलग फैकल्टीज की बात हो रही थी। ऊपर नीचे लिखा हुआ था माइंड, इंटेलेक्ट और रिजॉल्व्स। तो इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, माइंड का हो गया अर्थ मन, इंटेलेक्ट हो गया अक्ल या बुद्धि कह लीजिए उसको, और रिजॉल्व्स हो गए हमारे जो संस्कार हैं, जो हम लोगों के एम्बेडेड हैं, डीप रूटेड हैबिट्स कह लीजिए आप उसको,
उसको हम लोग संस्कार कह सकते हैं। अभी इसका इस आपस में कनेक्शन क्या है और टाइम मैनेजमेंट पे इसका कैसे असर आता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे। और तो इसमें आप ये देखें कि इन दी अबव अप्रोच a very important part of decision making is intellect। जो हम लोगों को अलग अलग डिसीजन, हम लोगों ने अपने अपने जो दिन भर के कार्य जो है एक तरीके से लिखे थे एक जगह लेफ्ट साइड कॉलम में, तो उसको अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डालने का तरीका जो है वो एक फैकल्टी है हमारी सोल की, रूह की, जिसको अक्ल कहा जाता है, इंटेलेक्ट कहा जाता है, वो डिसाइड करता है। तो डिसीजन मेकिंग काम जो है वो सारा अक्ल का है, और which decides right or wrong, this way or that way. It is our decision making non-physical organ, और लाइफ जो है इज एन आउटकम ऑफ स्मॉल एंड बिग डिसीजंस। कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है छोटे बड़े डिसीजंस का ही एक, कह लीजिए, रिजल्टेंट है या रिजल्ट है। तो दिस ऑर्गन हैज टू बी वर्किंग एट इट्स बेस्ट। अगर हमने निर्णय या डिसीजंस लेने हैं अपने लाइफ के, हमारा जो इंटेलेक्ट है या अक्ल है वो अपने बेस्ट उस पर वर्किंग होनी चाहिए उसकी। अच्छा, अक्ल इंटर्न जो है कई स्टडीज करी गई हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में और इंडिया में भी, जिसमें लिखा है कि the best decisions are the ones which are taken with a peaceful and comfortable mind। अगर आपका मन शांत है, अगर आप पीसफुल तरीके से बिना किसी उलझनों में उलझ के अगर कोई भी डिसीजंस लाइफ के ले रहे हैं, तो वो बेस्ट डिसीजंस लाइफ के, नॉट अ माइंड विच इज फुल ऑफ ऑप्शंस which are infighting amongst themselves। आपस में अलग अलग चॉइसेस अगर हमारे पास बहुत ज्यादा आ रही हैं, हमारे थॉट्स जो हैं, जो हम क्रिएट कर रहे हैं एक मिनट में अपने कार्य के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, वो अगर बहुत कम है और बड़े आराम से निकलने वाले हैं, जिसमें हम सबके साथ रसूख से जी रहे हैं, बहुत अच्छे से प्यार से जी रहे हैं, तो वो कम जो थॉट्स है ना, वो हम लोगों को इनकरेज करते हैं करेक्ट डिसीजंस लेने में। तो हम पीसफुल रहते हैं, माइंड पीसफुल रहता है, तो हमारा जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि या अकल है, वो सही निर्णय देती है, सही डिसीजन देती है। और गिफ्ट ऑफ ब्यूटीफुल माइंड इज एन एक्यूरेट इंटेलेक्ट और बुद्धि, विच इन टर्न गिव्स अस द करेक्ट डिसीजंस एवरी सिंगल टाइम। तो ये कनेक्शन की स्लाइड है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लें कि किस तरीके से हमारी सोच हमारी लाइफ तक चेंज कर देती है। बीच में हम लोगों का जो हम लोग एक्शन करते हैं, उसका रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट का परिणाम हमारे ऊपर एक्ट करता है, और उसके बाद वही हमारी डेस्टिनी कैसे बन जाता है। तो शुरुआत या बीज या किसी की भी एक पॉइंट जो है वो एक शांत या एक जो है कंफर्टेबल माइंड है। तो गिफ्ट ऑफ अ पीसफुल माइंड इज एन एक्यूरेट इंटेलेक्ट और बुद्धि, विच इन टर्न गिव्स अस द करेक्ट डिसीजंस every single time। So now every effort has to be directed towards creating a peaceful, calm and serene mind। तो हमारा पूरा जो एफर्ट है अपनी लाइफ का, उसमें जो बिल्कुल जड़ है वो है कि एक शांत मन कैसे रखा जाए, उस पर रहना चाहिए, और पीसफुल, काम एंड सीरीन माइंड को रखने का हमारी जो कोशिश है सारी उस तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए। इस चीज में अगर कोई चीज हमारी मदद करता है, तो मेडिटेशन जो है बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें हम लोगों को मदद करती है। तो स्पेंडिंग टाइम विद योर ओन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में। खुद अपने आप को वक्त देना बहुत जरूरी है। हमने सबको वक्त दिया, परिवार को दिया, ऑफिस को दिया, और फैकल्टी मेंबर्स को दिया, टीचर्स को दिया, लेकिन शायद दोस्तों को दिया, अपने आप को खुद को वक्त ना दे पाए। तो कहीं ना कहीं वही एक मिसिंग लिंक है टाइम को सही से मैनेज करने में। तो सुबह उठ के जब बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छा माहौल रहता है, कुछ समय हम अपने लिए निकालें, जिसको हम लोग मेडिटेशन कहते हैं, और अपने आप से ही अपने डिसीजंस को रेटिफाई कराएं कि भाई ये हमने कल ये गलती करी, अब आप बताएं इसमें क्या गलती हो सकती है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अपने आप के साथ बातें करना ये बहुत बहुत अहम है। ये तब नहीं हो पाएगा जब दूध वाला आ रहा होगा या घंटी बज रही होगी और रिमोट और सब कुछ, मतलब फुल लाइफ आपकी जो है अस्त व्यस्त होगी। ये तब नहीं हो सकता जब सब तरफ शांत एटमॉस्फेयर होगा,
that is the best time to get up early in the morning, जो कि most of the people would be doing it, I suppose. तो मेडिटेशन जिसको हम लोग ने अभी डिसाइड देखा कि बेस्ट तरीका है समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने का, उसमें उसको जो है योग कहा गया। एक हिंदी का शब्द है योग, और योग आप सबने जाना होगा बचपन से कि योग का मतलब कुछ नहीं, एडिशन है। 2+3=5, 2 और 3 का योग 5 है। तो योग सिर्फ एक एडिशन है, और किस चीज का एडिशन है, किन दो चीजों का एडिशन है, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इसमें हम लोग। तो योग जो है वो मेडिटेशन इज विच इज इन अ कांस्टेंट स्टेज ऑफ रूहानियत, यानी कि अपने आप की जो सही पहचान है रूहानियत की स्टेज में, अगर हम रिमेम्बरेंस ऑफ द सुप्रीम सोल करते हैं लगातार, तो उसको योग कहा गया है, मेडिटेशन कहा गया है। उसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट रूहानियत की स्टेज में अगर सुप्रीम सोल को, ऊपर वाले को याद किया जाए, तो वो योग है। तो मेडिटेशन हमें टाइम मैनेजमेंट की तरफ लेके जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ एंशिएंट विजडम क्या कहती है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर या टाइम के ऊपर। 2 स्लाइड्स और हैं मेरी, और इसमें पहली एंशिएंट विजडम है इसमें कि इसको मैं पढ़ के आपको सुनने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट है कि सो व्हाट विल यू डू? विल यू चेंज योरसेल्फ, और विल यू वेस्ट टाइम वेटिंग फॉर अदर्स टू चेंज? Even if you take 1 year and do not change yourself but try to transform others, time will change, but neither will you change nor will the other change. तो इन पंक्तियों का जो की टेक अवे मैं कहूँगा इस स्लाइड से है कि हमें सारा फोकस जो है, सारा मेडिटेटिव एफर्ट का, वो खुद पे, स्वयं पे, सेल्फ पे होना चाहिए। और आई हैव टू चेंज, और दूसरे से उम्मीद करना चेंज करने की, ये एक बेसिक फ्लॉ है शायद हम लोगों की सबकी थिंकिंग में। और आई हैव टू चेंज, फुल स्टॉप, ये की टेक अवे मैं रखूंगा इस फर्स्ट पॉइंट का। और इसी प्रकार से एक सेकंड पॉइंट और है जिसमें लिखा है कि टाइम इज वेटिंग फॉर यू, शुड नॉट वेट फॉर टाइम। देखिए, बिल्कुल पलट के रख दिया हमारी सोच को। टाइम इज वेटिंग फॉर यू, वक्त आपका इंतजार कर रहा है, आपको वक्त का इंतजार नहीं करना है। टाइम इज द क्रिएशन एंड यू आर मास्टर क्रिएटर्स। कहने का तात्पर्य, टाइम हमारी क्रिएशन है, हम मास्टर क्रिएटर्स के, क्रिएटर ऊपर वाले परवरदिगार के लिए यूज किया गया है, और मास्टर क्रिएटर जैसे कोई साहब होते हैं, उनके बेटे को मास्टर उनके नाम से बोला जाता है, इसी प्रकार से हम ऊपर वाले को क्रिएटर और हम लोग मास्टर क्रिएटर हैं। तो टाइम जो है वो क्रिएशन है, हम मास्टर क्रिएटर्स की, ऐसा कहा है। सो योर क्रिएशन शुड वेट फॉर इट्स क्रिएटर्स। हमारी क्रिएशन हो गई टाइम, और वो उसके क्रिएटर्स यानी कि हम मास्टर क्रिएटर्स की वेट करे। इट इज नॉट दैट यू मास्टर क्रिएटर्स शुड वेट फॉर टाइम। इसका की टेक अवे ये है कि वी क्रिएट टाइम, द टाइम इज नाउ। कहने का मतलब, हमारा फ्यूचर या वक्त जो है, हमारे अभी की सोच पे, हमारी अभी की थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हमारा आने वाला वक्त कैसा होगा। तो इस समय को अच्छे से पॉजिटिवली अगर हम बिताते हैं तो जाहिर है, बट ऑब्वियस है कि हमारा आने वाला वक्त बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर अभी हम लोगों ने अपने पास्ट में जो भी चीजों में जाकर वक्त जो हम लोगों ने गुजारा है, और या हम स्लेव ऑफ द पास्ट हो जाते हैं, और उसके संकल्प को हम लोग या उसके थॉट्स को हम लोग बार बार जाके मथते हैं, जिसको कहते हैं, तो हमारा फ्यूचर भी अनफॉर्चुनेटली वैसे ही होगा जैसे हमारा पास्ट था। तो यहाँ पे मन को एक बहुत खास तरीके से एड्रेस किया गया है। किसी ने मन को कहा है कि मन एक जो है अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट के पास बड़े बड़े पोथे होते हैं, तो वो 10-20 साल 15 साल पहले चला जाता है, कभी और पीछे भी चला जाता है, और बोलता है कि 10-15 साल पहले फलाना रिकॉर्ड फलाने ने हमसे ये कहा था। अरे बात खत्म हो गई, पुरानी हो गई, उसने उसको कह दिया, अभी आप उसको फिर अपनी जहनियत में ला के उसको अपने आज को भी खराब कर रहे हैं।
ये बहुत समझदारी वाला कार्य नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने समय को हमें खुद निर्मित करना है, बनाना है, और इसी वक्त हमें ये कार्य करना है। शुक्रिया। मर्सी, आई होप पर्शियन में मैं सही लिख पाया होऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। भाई, मुतशक्किरम, बहुत शुक्रिया आपका। In fact, we were quite blessed to be part of such an important discussion. We are really enthralled by your erudition, your fluency, sir, and it was very. I'm sure all the students, including me, that we are going to reap the benefit of the informations that you shared with us regarding the importance of time and time management, etc. I quite agree with you that we should spend more time. We should devote more time to us. We think of others, but we don't ever take a glance within our heart. And I am reminded of a very beautiful couplet of Allama Iqbal, as he says, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा न बनता न बन अपना तो बन। तो जब हम अपने आप को, सेल्फ को अगर हमने पहचान लिया, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये जिज्ञासा होगी, इंक्विजिटिवनेस होगी कि वो आपसे से ज्यादा सवाल पूछे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमारे बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है। इस वजह से वो बहुत अच्छा फेयर नहीं कर पाते हैं। वो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में जा करके अपने आप को, उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो वो जरूर आपसे सवाल करना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि 1 बाय 1 अगर वो चैट बॉक्स में लिखकर सवाल करें या डायरेक्टली सवाल करें, जैसा आप सर कैसा बेटर फील करेंगे वो सवाल। आप अगर उनके सवालों को मेरे से वर्बली पूछ लेंगे तो बेहतर रहेगा थोड़ा सा। जो भी चैट बॉक्स में या जो भी इकट्ठे हो रहे हैं सवाल, या कहिए तो मैं ही खुद चैट बॉक्स से जी अगर किसी को डायरेक्टली किसी का क्वेश्चन प्रश्न आ रहा हो तो मैं जरूर इसको जवाब देने की कोशिश कर सकता हूँ। कभी कभी सर मैं कहना चाहूंगी, स्टूडेंट्स अपना नाम नहीं बताना चाहते पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप अपने सर जिनसे भी आप कंफर्टेबल हो उनके व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न पूछ लें, और आपके बिहाफ पर आपके सर हम लोगों से प्रश्न पूछ लेंगे। अगर आप अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। बट अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो शायद हम लोग और बात को आगे बढ़ा पाएंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन है उनका हम लोग समाधान कर पाएंगे। तो अगर आप नाम के साथ पूछना चाहते हैं तो भी ठीक है, और बिना नाम के भी पूछना चाहते हैं वो भी ठीक है। तो इट्स योर चॉइस, प्लीज। आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट की जाएगी अगर कोई अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो। हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स ने हमसे कहा था कि हम लोग कुछ पूछना चाहते हैं, अभी मैसेज किया है। जी अली अब्बास, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं आप सभी हजरात का इस वेबिनार में खैर मकदम करता हूं। मेरा सवाल ये है कि हम बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ मोटिवेशनल पीछे सुनते हैं टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले से, लेकिन वो जो हम सुनते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे जहनों पर, हमारी बॉडी पर सिर्फ कुछ घंटे कुछ मिनट तक रहता है। तो क्या हम इसकी लिमिटेशन को और बढ़ा सकते हैं कि वो असर हमेशा अनलिमिटेड रहे, हम हर वक्त जो है टाइम को मैनेज करना सीखें, सिर्फ कुछ घंटे कुछ मिनट के लिए न रहे। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जितने भी ऑडियंस है वो इस चीज के जवाब को सुने। मैं वोरा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जवाब दें। जी देखिए, इसमें जो भी फैकल्टी या जो भी सोशल मीडिया पे आप स्पीकर्स को बोल रहे हैं, तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हम लोगों को वो स्पीकर्स जो हैं वो अपने बिहाफ पे अपने तरीके से बोल रहे हैं। उन्होंने कुछ चीज अनुभव करी है और उसके बिहाफ पे बोल रहे हैं। वो दिशा दिखा सकते हैं आपको। मेहनत हमें करनी है इस पे, और मेडिटेशन हमें करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक संदीप महेश्वरी अगर उधर बोल रहे हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी अगर आप नाम लें, मैं बहुत ज्यादा नामों में नहीं जाऊंगा, तो उनके बोलने से या उनकी मेहनत से हमारे ऊपर वक्त परिवर्तन आ जाए, तो ऐसा तो ये नेचुरल लॉ है नहीं ना। तो नेचुरल लॉ यही कहता है कि आप करेंगे तो आप पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा। उसके लिए एक सेट ऑफ, जी बिल्कुल। तो सर नतीजा यही निकला कि अगर हम खुद से टाइम मैनेजमेंट करें बिना किसी सोशल मीडिया को देखे हुए, तो वो सबसे बेटर तरीका है हमको अपनी लाइफ बनाने का।
अगर हम खुद से जो है ये काम करते हैं टाइम मैनेजमेंट का। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगी कि जैसा गौरव भाई ने भी कहा कि अपने मन को हमें कंट्रोल करना है। तो मन एक मान ले कि एक सॉइल की तरह है, एक मिट्टी की तरह है, उसमें आप जैसे बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ निकलेगा, है ना। तो अगर आप चाहते तो है गोल अचीव करना, ठीक है, लेकिन आप अपने समय को नहीं पकड़ पा रहे, तो अगर अपने मन में आप ये बीज बोएंगे कि समय बहुत कीमती है और हमें एक एक पल का फायदा उठाना है, हमें अपने गोल्स को डिवाइड करना है कि हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल क्या है और छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेना है। कभी कभी बहुत बड़ा गोल होता है और हम घबरा जाते हैं कि हम उसे तो अचीव कर ही नहीं सकते, तो एक बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर ले और अपने मन को रोज याद दिलाएं कि आपको ये छोटा गोल अचीव करना है और उसके लिए पूरा प्रयास करें, क्योंकि कोई भी मोटिवेशनल स्पीच आपको उतना काम नहीं करेगी जितना आप खुद को मोटिवेट करेंगे। तो अपने मन को आपको लगातार मोटिवेट करना है। जो लोग आपके मन को ऑप्टिमिज्म, मोटिवेशन या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, उन लोगों के संपर्क में रहिए, और जो लोग समय की बर्बादी करते हैं आप उनसे थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि कभी कभी यारी दोस्ती में भी हम चाहते हैं कि हम अपने टाइम को इस्तेमाल करना, लेकिन हमारे फ्रेंड्स नहीं कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। तो आप क्या चाहते हो, खुद से सवाल करो, और जितना अपने आप से आप जुड़ोगे उतना ही आप अपने पर काम करोगे और उतना ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो प्रयास आपको करना है, डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। अगर समय को इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा और नहीं करोगे तो क्या होगा, ये सवाल खुद से पूछने हैं आपको। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। अगर इजाजत हो तो एक सवाल मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। बहुत स्पीचेस और बातें रही हैं आप लोगों की सर। सिचुएशन ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं LU से ही MA कर चुका हूँ और बहुत से लोग खुद हमारे घर में फैमिली मेंबर्स ये कह रहे हैं कि MA के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं खुद नहीं तय कर पा रहा हूँ सर। बिकॉज बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप MA के बाद PhD करो, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप B.Ed कर लो तो जल्दी से टीचिंग में आपको कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो फ्यूचर की वजह से थोड़ा सा तकलीफ और परेशानी है। तो सर मुझे आपकी गाइड की जरूरत है, कुछ बताएं आप, ऐसा क्या किया जाए बेहतर होगा। देखिए, जहाँ तक एकेडमिक मसलों का सवाल है, ये तो एक करियर काउंसलर आपका आपकी पर्सनल सिचुएशन को देखते हुए सही राय तो वही दे पाएगा। मैं शायद इतना मालूमात है नहीं मेरे को आपके सारे सर्कमस्टांसेस की, और इसके लिए बड़े विशेषज्ञ और बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है ये, जिसमें हम लोगों को, लेकिन हाँ एक मतलब एक जो सोच का परिवर्तन है वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस, जो अगर आप मेडिटेशन अपने साथ सब वक्त गुजारने वाली बात हमने कही, अगर आप उस पर थोड़ा सा वक्त जरूर दें, और उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैम ने बताया कि जैसी जैसी कंपनी वैसा खुद के ऊपर रंग आ जाता है, तो जैसा संग वैसा रंग। अपने संग का बहुत संभाल रखें, किन किन लोगों के साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किस किन लोगों की संगत में रह रहे हैं, वो आपकी नज़र में बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। और आमतौर पे इस तरीके के लोग कम मिल पाते हैं। तो आप प्रेफर करें कि आप अपनी कंपनी को अच्छे से अच्छा रखें। मैं मान के चलता हूँ आप ऑलरेडी अच्छी कंपनी में होंगे, लेकिन उसको भी बेहतर कर सकते हैं आप कभी भी, हमेशा। और दूसरा, अपने आप के साथ वक्त गुजारें। दुनिया के साथ वक्त गुजारा हुआ वक्त शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है हमारी लाइफ में जितना खुद के साथ गुजारा हुआ वक्त है। तो आप वक्त दीजिए अपने आप को, और कहीं ना कहीं अंदर से आपके खुद ही वो नॉकिंग होगी, वो दिशा के सामने आपके खुल के आएगा रास्ता, और उसमें आप ऊपर वाले की रहमो करम कह लीजिए, आपके खुद के अच्छे जो कर्म है वो कह लीजिए, कि आपको जरूर एक निश्चित दिशा मिलेगी। देर है सिर्फ अपने आप के साथ वक्त गुजारने की। हाँ गौरव भाई, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, जिंदगी एक ही मिली है ना। एक जिंदगी है और जिंदगी एक यात्रा है, एक जर्नी है। जब हम किसी जर्नी पे जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो हमें पता होता है कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। कोई ट्रेन कहाँ जा रही है अगर हमें ना मालूम हो तो उस ट्रेन में बैठेंगे ही नहीं, ठीक है। तो लाइफ में आपको क्या बनना है, आप जिंदगी से चाहते क्या हो। आपके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत शोहरत चाहते हो, या आप कैसी जिंदगी चाहते हो।
तो जैसा गौरव भाई ने कहा कि बैठ के खुद से पहले सवाल करें, खुद से जुड़ें कि आपको जिंदगी से चाहिए क्या। आप माता पिता जो भी कह रहे हैं, आपकी जो परिस्थितियां हैं वो मुझे नहीं मालूम। कभी कभी प्रेसिंग सिचुएशन भी होती है कि हमें तुरंत नौकरी चाहिए क्योंकि हमें तुरंत कुछ कमाना है और बहुत सी चीजें हैं। तो बहुत सारे हालात होते हैं, उसमें बैठ के आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको वास्तव में जिंदगी से चाहिए क्या। तो खुद से सवाल पूछेंगे, एक बड़ा लक्ष्य मिलेगा, उसको फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि अच्छा मुझे, अगर आपको एक टीचर बनना है तो फिर आपको बीएड करना होगा। अगर आपको टीचर नहीं बनना है, आपको किसी दूसरी लाइन में जाना है, तो उस हिसाब से आपको बढ़ना होगा। तो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि लक्ष्य आपका है, कैरियर आपका है। और कैरियर सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, एक कैरियर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप जिंदगी को जी सकें, एक भरपूर जिंदगी जी सकें, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, फिर बाद में पछताना नहीं होगा। तो आज सोच लो, समय बिता लो अपने साथ, डिसाइड कर लो क्या करना है। अपने जो भी आपके हितैषी हैं, जो काउंसलर हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी बात आप ज्यादा मानते हो, आप उनसे डिस्कस कर लो। तो थोड़ा एक्सप्लोर करो, पहले चीजों को एक्सप्लोर करो, देन डिसाइड। ठीक है, तो मेरा ये छोटा सा सुझाव आपके लिए। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। नेक्स्ट, और किसी के सवाल हैं? गुड आफ्टरनून सर। जी जी, उबैद साहब जी। सर आपने बहुत कीमती बातें आज हम सबको बताई। सर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको कई फील्ड में काम करना पड़ता है, अपने रिसर्च वर्क के साथ, अपने पीएचडी के वर्क के साथ, और दीगर फील्ड में भी, लिटरेरी फील्ड में भी, और दूसरे उनके साथ सोशल काम भी होते हैं। तो सर एक स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर, वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करे और कैसे वो अपने काम पर फोकस करे? वो मुकम्मल तौर पर अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइफ हो जाती हैं कि उसको अपने दूसरी चीज़ों पर तवज्जो करनी होती है और अपने काम पर पूरी तवज्जो नहीं कर पाता है। तो उसके लिए टाइम को मैनेज करना बहुत दुश्वार होता है कभी कभार। तो उस वक्त, उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? और कभी कभी वो ऐसा स्ट्रेस फील करता है कि वो परेशान भी हो जाता है। हाँ गौरव भाई, आप बताएंगे या मैं बोलूं? आप बोले, बिल्कुल आप बोले। हाँ जी, हाँ मैं जानती हूँ कि रिसर्च करना वास्तव में एक मुश्किल वाली बात होती है, और रिसर्च करना भी एक पूरी जीवन की यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें आप सिर्फ एक थीसिस जमा करने तक ही नहीं सीमित है। रिसर्च करने की जो जर्नी है, उसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी रीशेप करती है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आपको एक साथ मीट आउट करने हैं। आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको फ्यूचर का भी सोचना है, आप जो सुपरवाइजर के साथ काम कर रहे हैं उनके हिसाब से चलना है, रिव्यू भी करना है, डेटा भी कलेक्ट करना है, और चैप्टर राइटिंग भी करनी है। तो बहुत सारे काम है। तो जो भी आपको लगता है कि काम आपकी रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको आप पहले एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, अब आप उसको स्टेप में करिए। पहले स्टेप पे आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप पे क्या करोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेप बताना भी मुश्किल होता है। आप चैप्टर 1 पे भी काम कर रहे हो, चैप्टर 2 पे भी कर रहे हो, 3 पे भी कर रहे हो, और 4 पे भी कर रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल क्या करना है ये आपको पता है ना, कि पूरी थीसिस आपको लिखनी है। इसके लिए आपको रिव्यू भी करना है, रेफरेंसिंग भी करनी है, इंट्रोडक्शन भी लिखना है, रिसर्च आपका पूरे बहुत सारी चीजें हैं। तो एक खूबसूरत तालमेल बैठाना, ये एक कला है। और इसके लिए फिर आपको वही बात है कि डिसाइड करना होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। और जब जो आपका समय सबसे एनर्जी वाला है, जैसे कुछ लोग सुबह उठते हैं तो बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं, कुछ लोग रात में बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो जो काम आपको ज्यादा मुश्किलात पैदा करता है, उस काम को तब करिए जब आपका एनर्जी लेवल अच्छा हो। जो लोग सुबह बहुत एनर्जी वाले होते हैं, तो वो सुबह जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह कर लो, या रात का समय आपने डिसाइड कर लिया ये काम करना है। तो थोड़ा छोटा छोटा गोल बनाओ, बहुत बड़ा गोल एक दिन में थीसिस नहीं लिख जाएगी। उस पूरी थीसिस के भी स्टेप में डिवाइड कर लो कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, तो क्या चीज करनी है। और एक खूबसूरत तालमेल बैठाना है सारे चीजों में, कि आप क्या क्या करो। पूरा टाइम सभी के लिए 24 घंटे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे, आपको पहले खुद पेपर वर्क करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा कि आज मैंने ये गोल बनाया, तो आज ये गोल मुझे कर लेना, अचीव कर लेना। छोटे छोटे गोल बनाओ, तो और आप निश्चित ही उस पर पहुंच जाओगे। जैसे कि एक ऊंची दीवार है, उस पर आपको चढ़ना है, तो आप एकदम से आप छलांग लगा के थोड़े चढ़ जाओगे। आप एक सीढ़ी लगाओगे, पहली सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी, तीसरी। तो ऐसे ही कुछ करो, छोटे छोटे गोल बनाओ,
अपने पर सोचो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज करनी है। अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हो तो साथ में रेफरेंस भी लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ये रिव्यू लिखा है तो उसका रेफरेंस भी आपको लिखना है। ठीक है, अपना आप लैपटॉप है आपके पास, हर चीज का एक फोल्डर बना लो। ये चीज आपके लिए इंट्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेथड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका डेटा कलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी जहां से मिले अलग अलग फोल्डर बना लो, क्योंकि रिसर्च में ये होता है कि हम इतनी सारी चीजें बटोर लेते हैं कि समेटना मुश्किल होता है। तो डेटा अपना काम भी करो, समेटते भी जाओ, क्योंकि अगर समेटोगे नहीं तो फिर थीसिस लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वर्क आपको खुद करना है, खुद समझना है कि किस तरह से आप ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो। और अपने जो आपके टीचर्स हैं उनसे बराबर संपर्क में रहिए। कभी ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाया तो टीचर के पास जाऊंगा तो टीचर क्या बोलेगा। टीचर से हमेशा जो आपके सुपरवाइजर हैं उनका गाइडेंस लेते रहो, क्योंकि आप जितनी बार मिलोगे, भले ही डांट खा के आओ, भले ही गलत करके आओ, लेकिन कुछ सीख के आओगे। ठीक है, तो सीखना कभी बंद मत करिए, पूछना कभी बंद करिए, तो जरूर आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे, मेरा ये मानना है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। I think we are going ahead of time, so we can take 2 or 3 more questions, because otherwise the topic time management will lose its relevance. So we can take only 2 or 3 questions. So kindly ask in quick succession. Yes, yes, please. सर मेरा क्वेश्चन गौरव सर से है कि कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं जो कि आपको एंजॉयमेंट देती हैं, जैसे कुछ लोगों को ड्राइंग करना, कुछ प्लेइंग, है ना, सबका अलग अलग शौक होता है, पर उसका हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता डायरेक्टली। तो इसको हम किस सेक्शन में डालेंगे कि हमारे टाइम मैनेजमेंट में किस कॉलम में आएगा, जो हमें एंजॉयमेंट दे रहा है बट हमें कोई फायदा नहीं उसका? बहुत बढ़िया जीनत आपका क्वेश्चन है। जीनत, इसमें हम लोगों को जरूर ये देखना इम्पोर्टेंट है कि वो जो एंजॉयमेंट है हमारी, वो किस काल की है, किस पीरियड की है, अल्पकाल या कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स की है, या उसकी ड्यूरेशन लंबी है। कहने का मतलब ये कि किसी को बहुत गलत कार्य करके भी हो सकता है एक टेम्पररी अल्पकाल की एंजॉयमेंट हो जाए। गेमिंग है फॉर एग्जांपल, तो गेमिंग का अगर शौक है, जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर पे या वीडियो गेमिंग जो है, तो इसको अगर आप 4th क्वाड्रेंट में रखें तो बिल्कुल ही है। इसी प्रकार लेकिन अगर आपका स्पोर्ट्स वाली गेम से कुछ कनेक्शन कहना चाह रही हैं अगर आप, या एक थोड़ा सा उसमें फिजिकल एक्टिविटी है, थोड़ा आवाज गौरव भाई की नहीं आ रही है, कुछ म्यूट हो गए हैं शायद। आ रही है हम लोगों तक पहुंच गया आवाज। आ रही है आपको सर? जी जी, हम तक आ रही है आपकी। जी आवाज आ रही है। ठीक है। तो बहन ये कह रहा था मैं कि अगर आपकी जैसे कुछ बाहर की आउटडोर गेम्स की तरफ अगर आपने बताया खेलने का आपका रुझान है, तो जरूर खेलें उसको, उसका वक्त मुकर्रर करें, उसकी लिमिट मुकर्रर करें, क्योंकि वो आपकी खुशी के लेवल्स को बढ़ाएगा। हमेशा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा लाइफ में डेली होना कितना जरूरी है आज के समय पे आप नहीं समझ सकती हैं। तो अगर उस प्रकार की कोई एक्टिविटी है तो आप जरूर, वो डेलीगेट तो आप किसी और से तो करवा नहीं सकती, अर्जेंट वो है नहीं, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले दाहिने कॉलम में जिसको हम लोग कहते हैं कि नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, उस वाले क्वाड्रेंट में आप रख सकती हैं। तो जीनत, मैंने आपका पूरा सवाल नहीं सुना क्योंकि मेरी थोड़ी बैटरी वो हो गई थी। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे रोकिएगा। मैं ये समझ पाई कि आप ये पूछ रही हैं कि जो हम रिक्रिएशन करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, वो कितना जरूरी है, राइट? नहीं मैम, उसको हमने पूछा था कि वो किस कॉलम में हम रखेंगे, जो चीजें हमें एंजॉयमेंट तो पहुंचाती है बट हमें फायदा नहीं पहुंचाती। और मैम एक सवाल आपसे था मेरा, वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि हमने शेड्यूल किया कि कल हमें ये टारगेट है, ये चीजें करनी है, बट बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जो हमें बार बार नाकाम कर रहे होते हैं। हमने 10 चीजें सोचकर चलिए, हम सिर्फ 2 ही कर पाए, तो नेक्स्ट डे हम बिल्कुल फिर लगता है कि नहीं हो पाएगा, जो चल रहा है लेट इट गो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो मैम उसके लिए कुछ ऐसा कि कम से कम कितने टारगेट 1 डे में रखें, या फिर कुछ स्टार्टिंग कैसे करें? बिल्कुल बिगिनिंग से हम लोग को शुरू करना होगा, तो उसके लिए हम आपकी थोड़ा सा एडवाइस चाहते। जरूर। आपने पहली बात तो ये पूछी कि एंजॉयमेंट मिलता है लेकिन फायदा नहीं मिलता। तो एक बात तो ये जान लीजिए कि जो काम हम खुश होकर करते हैं वो हमारा अच्छा काम होता है, बढ़िया काम होता है। ठीक है, तो मन का खुश रहना भी बहुत जरूरी है। और ये कहावत है नहीं, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय।
तो अगर सारा दिमाग को काम में ही लगाते रहोगे, उसको ढीला ही नहीं छोड़ोगे, थोड़ा एंजॉयमेंट, थोड़ा रिक्रिएशन वो भी जरूरी है। लेकिन वो एंजॉयमेंट रिक्रिएशन कैसा होगा, जैसे गौरव भाई ने कहा कि सिर्फ हम ऐसा एंजॉयमेंट कर रहे हैं जिससे हम ही को नुकसान पहुंच रहा है ना। जैसे कि लोग करते हैं कि थोड़ा सिगरेट पी ली, ड्रग मसाला खा लिया, ड्रग कर ली, तो उससे एंजॉयमेंट मिला, तो उससे तो खुद का नुकसान हो रहा है ना। तो एंजॉयमेंट कैसा हो, एक हेल्दी एंजॉयमेंट, जिससे कि आपका दिमाग भी खुले और आपका मन भी लगे। जैसे बहुत ही क्रिएटिव एंजॉयमेंट हो सकते हैं, पेंटिंग है, म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, गेम्स खेलना है, उसमें आपका स्ट्रेस भी रिलीज होता है और आप दोबारा से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए हेल्दी रिक्रिएशन और हेल्दी एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है, पहली बात ये। दूसरी बात जो आपने कहा कि टाइम हम गोल बनाते हैं, अचीव नहीं कर पाते, तो ऐसा आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है कि हम कभी कभी हम बहुत ओवर एम्बिशियस होते हैं और हम बहुत ये गोल बनाते हैं, आज तो हम 5 चैप्टर पूरे पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं होता, मेरे से भी नहीं होता था। तो ये कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, इतना बड़ा गोल मत बनाओ, अपने हिसाब से गोल बनाओ और सबसे पहले अपने से दोस्ती रखो, ठीक है। अगर आप कम कर पा रहे हो तो अपने आप को ब्लेम मत करो, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती है, एटलीस्ट आप सोच तो रहे हो कि आपको ये अचीव करना है, तो सबसे पहले तो अपनी पीठ ठोको, सबसे पहले सुबह उठ के अपनी पीठ ठोको कि आपने एक गोल बनाया, अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेट इट गो, आगे करोगे। लेकिन बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब ये नहीं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत ढील छोड़ दो कि 5 चैप्टर नहीं तो चलो 2 चैप्टर कर लेंगे आज बढ़िया से, और जितना और जो करो मन लगा के खुश होके करो। अगर उतना भी आप कर लोगे, 2 नहीं 1 चैप्टर भी अच्छे से कर लोगे तो वो आपके फायदे का होगा। तो ऐसा गोल बनाओ जो इजीली अचीव हो जाए, खुशी खुशी करो, ठीक है। और 1 चैप्टर पढ़ो तो उसका छोटा ऐसा नोट्स बनाओ जिससे आपको लगे कि हाँ आपने पढ़ा है, और जब अगली बार आप पन्ना पलटो तो आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, ठीक है। थैंक यू मैम। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी अहमद मैम बताइए। सर असल में हो रहा सर, आदाब, मैं अहमद मियाँ। सर आपने एक जगह ये कहा कि वक्त जो है, समय जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, गालिबन मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ ये बात, और समय का आप इंतज़ार ना करें, शायद यही कहा है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जो पहला वाला लाइन है आपकी कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है, वो सोच के आदमी मेहनत करता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उसको ये महसूस होता है कि जो आपने ये मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए कुछ पाने का अभी समय नहीं आया। तो अब हमें यहाँ पे क्या समय का इंतज़ार करना पड़ता है वहाँ पे कि अभी हमारे लिए वो समय नहीं आया कि जब हमें वो कामयाबी मिले। तो ज़रा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आपकी पूरी बात से इत्तेफाक है कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है, आप समय का इंतज़ार न करिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी ये महसूस होता है कि अभी आपका वो समय नहीं आया कि जिस टाइम आपको वो कामयाबी मिलनी है। जी सर। बिल्कुल, बहुत सही आपने फरमाया अहमद साहब। देखिए, पेशेंस जो है एक वर्च्यू है। पेशेंस या जो खुद में किसी भी चीज का पेशेंटली इंतजार करना, ये एक वर्च्यू है, कहा गया है, ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेट है। तो मेरा कतई ये मतलब नहीं था कि हमें चीजों के लिए वेट नहीं करना है। अगर मेरा सिविल सर्विसेज में इस साल तैयारी कर रहा था और मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ किसी कारण से, तो मैं अपने पेशेंस लेवल पे पूरा फोकस करते हुए रीडबल करूंगा अपने एफर्ट से और अपनी खुशी को खोए बगैर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट का रिजल्ट मेरे फ्यूचर के रिजल्ट के ऊपर या प्रेजेंट के ऊपर, लिविंग इन द प्रेजेंट, इसी को कहा गया है। और कहीं ना कहीं जो टाइम का इंतजार ना करने वाली बात थी, उसका मतलब ये था कि हमें पास्ट का लोड लेकर नहीं टाइम का इंतजार करना है। किसी भी प्रकार का पास्ट का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हमें खुश रहकर जो कार्य किया जाता है उसकी संभावनाएं सक्सेसफुल होने की बहुत बढ़ जाती है। तो शुरुआती लेवल पे अगर हम लोगों का कहीं पे सेटबैक मिलता है तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा चिंतन ना करके, ज्यादा सोच के नहीं, क्योंकि जब हम ज्यादा सोचते हैं ना तो हम ग्रूविंग करते हैं उसी चीज को बार बार लाइफ में बार बार संकल्पों से गहराते जाते हैं। और
उसमें हम फिर कहीं ना कहीं बात खत्म भी होनी होती है और उसको हम पकड़ लेते हैं, अपने 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 मन से पकड़ लेते हैं। तो चीजों को इतनी तमीज है कि वो आके हमारी लाइफ से चली जाए, लेकिन हम खुद उनको चाय पानी समोसा ना कराएं बैठ के। तो ये सोच जरूरी है हमेशा लाइफ में कि चीजें आए तो हम पास्ट से प्रभावित ना हो, पेशेंस रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और फ्यूचर की तरफ हम कुछ करें। तो मेरा कहने का ये अर्थ था कि हम लोग अपना किसी भी थैंक यू सर, तरीके का थैंक यू, रिग्रेट लेकर ना चले। थैंक यू सर। हाँ अहमद साहब, मुझे एक बात और कहनी है आपसे जी कि मैम, जी हम, मैम। हाँ, कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ पेड़ जो हैं ऐसे होते हैं कि जो हाँ 6 महीने में फल देने लगते हैं, कुछ साल में देते हैं, कुछ 2 साल में और कुछ 5 साल में, ठीक है ना। तो हम क्या, हमारा टारगेट है लाइफ का, हो सकता है हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन अभी हमको फल नहीं मिल रहा है। तो इनका मतलब ये था कि आप समय आपका इंतजार करेगा, आप अपने एफर्ट्स करते रहिए और पूरे लगन से और कमिटमेंट के साथ एफर्ट्स करिए, तो समय के साथ आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप पूरी लगन से, पूरे कमिटमेंट के साथ एफर्ट्स करते हैं तो समय भी आपका इंतजार करेगा कि आपका एफर्ट जब उसके हिसाब से होगा तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Anyone else? Last 2 questions. हेलो, या मेरा सवाल गौरव सर से है। लेकिन क्वेश्चन मेरा गौरव सर से ये था कि टाइम मैनेजमेंट की मैंने उनकी सारी पीपीटी गो थ्रू की एंड टेकिंग स्पेशली 1 by 1 लाइन। सो गौरव सर, अगर हम मैरिड हैं मैं, तो फिर हमारा गोल तो बहुत बड़ा है, टारगेट बहुत बड़ी चीज अचीव करने का है, बट थिंग इज कि हम उस चीज को कैसे अचीव करें और उस चीज को हमारा जो लाइक बैकग्राउंड है वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम कैसे जा सकते हैं? जी फातिमा जी, आप मैरिड हैं, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसमें कोई दिक्कत वाला नहीं है आपके पास। एक और एक 11 ही होता है। तो परिवार में सबसे बढ़िया जरूरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके परिवार में समरसता है, यानी कि अगर आपका फैमिली का सपोर्ट आपके पास है, तो आप किसी भी लाइफ में कोई भी किसी समय पे कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। मेन थिंग, yeah, exactly, but this is the main thing. I don't have any support from the background, so what the main thing, how I आज will be नहीं है, achieve the आज thing नहीं कि है, हम हमें कैसे उस फैमिली, चीज। मैं मानता हूँ आपकी बात। देखिए, फैमिली में माहौल बदल भी तो सकता है ना। इंसान कोशिश करे, इंसान अगर परिवार को थोड़ा सा, उसमें हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग नेचर में भी हम लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को, या जो हम लोगों के कह लीजिए मैं पोस्टपोन करने की बात कर रहा हूँ, खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा डिले कर दें। कहीं ना कहीं परिवार को ये लगेगा कि इसने इतनी कुर्बानी करी है अपने करियर को लेकर या अपनी पढ़ाई को लेकर, तो वो आपके कहीं एक एक मतलब आप एक पन्ने पे आ जाएंगे उनके साथ, और एक एकजुट होकर उनका आपको सपोर्ट मिलना चालू होगा और आप फिर आगे चल के उसी मकाम को हासिल कर सकेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी त्याग या कोई भी भाग्य बनाने का तरीका ये है त्याग, अगर आप कोई भी त्याग करेंगे तो उसकी आपकी डेस्टिनी आपकी बनेगी हमेशा उससे। कभी भी इस गलत सोच में ना रहें कि अगर आपने कुछ गिव अप किया है तो आपने लाइफ में हमेशा के लिए गिव अप करा है। आपने गिव अप किया है और वो इस चीज को ऑनर करेंगे और कहीं ना कहीं वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे डाउन द लाइन। तो करना हमें सारा एफर्ट अपने दम पे है, परिवार वालों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। हमें आगे बढ़ के पहला कदम बढ़ाना है सपोर्ट का। अगर ये हम करते हैं तो निश्चित ही हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट हर तरफ से मिलेगा, आज नहीं तो कल। ओके, गॉट यू। मतलब हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ पेशेंस भी रखना होगा, देन इंशाल्लाह कुछ होगा तो वो अचीव होगा। ओके, परफेक्ट। एंड सेकंड क्वेश्चन इज सर, जो आपकी पीपीटीज थी वो क्या आप शेयर करते हैं? जी जी, मैं डॉक्टर प्रधान से आप चाहेंगी तो मैं शेयर कर दूंगा, आप उनसे लेना चाहे ले सकते हैं। शुक्रिया। ओके, दैट वुड बी वो बेटर। थैंक यू सो मच एचओडी सर। साहब को जी शुक्रिया, थैंक यू। और कोई सवालात? नाजिर, आप हैंड रेज कर रहे थे, क्या आपका कोई सवाल है? नाजिर हुसैन। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है।
जी सर, सवाल मेरा ये है सर, ऐसा है कि जैसे कि हम रिसर्च पीरियड में बहुत सारे ऐसे मकाम आते हैं जैसे कि इंसान ज़हन भटकने लगता है। जैसे कि अब टाइम तो हम डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम डिवाइड करते हैं सर तो ऐसा होता है कि उससे अहम चीज़ आ जाती है उस वक़्त। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए कौन-सी चीज़ सामने रखी जाए कि दोनों का मतलब जो है चीज़ें संतुलन बनी रहे, मतलब चीज़ें रहे और दिलो-दिमाग एकजा रहे, जिससे इंसान बहुत सही तरीके से अपना काम कर सके। जी मैम अगर इसका जवाब दे रिसर्च से कनेक्टेड है तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। मैम आप हैं? मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है तो अच्छा, मेरे ख्याल मनोविज्ञान से बिल्कुल मैं कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, जी नजीर मैम भाई आगे। आपका सवाल बहुत वाजिब है, और ऐसा अक्सर होता है कि हम एक बहुत जरूरी काम कर रहे होते हैं फिर दूसरा और जरूरी काम आ जाता है, तो इससे आप घबराएं नहीं, बल्कि इसको एक चैलेंज की तरह लें, ठीक है, क्योंकि रिसर्च करना आपने चुना है और उसको आपको कंप्लीट तो करना ही है, क्योंकि आपने ये अपनी मर्जी से चुना है। अब दूसरी चीज अगर आ गई और वो चीज आपको लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको थोड़ा समय दे दें, लेकिन फिर वापस अपनी तरफ आ जाए, क्योंकि ये आपका चुनाव है तो आपको इसको करना ही है, तो इससे घबराना नहीं है। क्योंकि रिसर्च मैंने जैसा बताया एक पूरी यात्रा है, और इसके दौरान पूरी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और ऐसे मुकाम हर रिसर्चर के सामने होते हैं कि आपने एक काम शुरू किया, लड़कियों के साथ ये होता है कि शादी हो गई, मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं रिसर्च कर रही थी, मेरी शादी हो गई। अब उसके बाद चैलेंज कि कैसे उसको मेंटेन करें, तो लेकिन अगर मन में एक दृढ़ विश्वास है कि ये काम हमको करना है और खुद को हमें मोटिवेट करना है, तो एक अपने सामने एक रोल मॉडल जरूर रख लीजिए कि मुझे ऐसा बनना है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई किरदार हो सकता है जो आपको मोटिवेट करे, तो ऐसे लोगों से जुड़ के रहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, और अपना मोटिवेशन बरकरार रहिए, हिम्मत बरकरार रहिए कि ये छोटी मोटी वो आएंगी और चली जाएंगी, तो इंतजार करिए, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम परिस्थितियों से इतने ज्यादा इमोशंस हमारे अंदर आने लगते हैं, और वो नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो हमारे ऊपर हावी होते हैं, तो इमोशन से गुजरने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का, डीप ब्रीदिंग करने का, अपने आप को दोबारा से एनर्जाइज करने का। जैसे कि मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो जाता है तो आप बैटरी को रिचार्ज करिए, उसी तरह से खुद को भी रिचार्ज करिए। और वो रिचार्ज कैसे होंगे? वो मोटिवेटिंग वर्ड से, जिसके साथ मिलके आपको अच्छा लगे, जो व्यक्ति आपको मोटिवेट करे, उसके साथ रहिए, उसकी बात सुनिए, और अपनी खुद के साथ रहिए। सबसे बड़ी बात तो है खुद से जुड़िए और मोटिवेट योरसेल्फ, राइट? थैंक यू। थैंक यू। काश हमारे पास और ज्यादा वक्त होता तो ये डिस्कशन का और हम और ज्यादा दूर तक ले जा सकते थे, लेकिन क्योंकि टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, हमारे गौरव सर और भी असाइनमेंट होंगे, उनका बहुत बिजी वक्त होगा, हमने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है, तो अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन को हम स्टॉप करें, और मैं अपने गुलाम नबी अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें। शुक्रिया। मैं जी डॉक्टर सैयद गुलाम नबी अहमद साहब। सर आप हैं? अरे शायद उन्होंने क्विट कर लिया है, अदर साहब मुझे दिख नहीं रहे। तो हमारे एक और कॉलीग हैं जनाब शबीब अलवी साहब, क्या आप शबीब साहब आप हैं प्रेजेंट? शबीब अलवी साहब। अरशद जी जी हेलो, जी प्लीज। जी जी आवाज आ रही है? गुलाम नबी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। जी सर आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। हाँ असल में मैं उस वजह से परेशान था कि आवाजें आ रही कि नहीं। हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी के फारसी डिपार्टमेंट की जानिब से मैं तमाम शुरका पार्टिसिपेंट खसूसन हमारे गेस्ट स्पीकर मोहतरम जनाब गौरव बोहरा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हम सभी को कीमती मशवरे से अहम कलमात से नवाजा।
उम्मीद करता हूं कि हमारे तलबा इससे फायदा उठाएंगे। बोरा साहब ने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अहम इम्पोर्टेंट बातें बताई, खासकर स्पेस, एटमॉस्फेयर और पेशेंस, जो हमारे लिए आज के दौर में बहुत जरूरी है। हम कहते भी है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। आदमी मेहनत करे और करता जाए, एक दिन उसको जरूर उसका फल, उसको मीठा फल उसको नसीब होगा। आज के दौर में हम जो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, खासकर हमारे स्टूडेंट, उनके लिए ये मशवरा, इनका जो लेक्चर है बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अहम है। और अगर इसको स्टूडेंट फॉलो करेंगे तो उम्मीद है, जिस उन्होंने प्रकाश डाली है, कि वो कामयाब रहेंगे। ये हकीकत है कि वक्त की अहमियत को इसने भी समझ लिया और अपनी जिंदगी में वक्त का सही इस्तेमाल किया। और बोहरा जी के बताए हुए मशवरे पर अगर वो हमारे स्टूडेंट अमल करेंगे, यकीनन वो अपनी जिंदगी में कामयाब रहेंगे। तो मैं बोहरा जी का बहुत बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला। और इसी तरह साथ ही मोहतरमा प्रोफेसर मधुरमा मैम, प्रधान मैम, जो डायरेक्टर हैं काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उन्हीं की मेहनत से, कोशिश से हमारे शोबे में इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ। मैं उनका, मैडम का बहुत शुक्रिया आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ हमारी तरजीह हमारे डिपार्टमेंट को इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अपने शोबे के सदर मोहतरम प्रोफेसर उमर कमालुद्दीन साहब, जो बहुत ही फाल मुतहरिक हैं और शोबे को बुलंदी पर पहुंचाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस प्रोग्राम को फर्स्ट प्रेफरेंस उन्होंने दिया, जिसका नतीजा हमारे सामने है। इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कादरी साहब, दूसरे साथी डॉक्टर अलवी साहब और तमाम तलबा जो इस प्रोग्राम में शिरकत किए और कामयाब बनाने में अहम नुमाया रोल अदा किया, सभी का तहे दिल से, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आइंदा भी शोबे फारसी के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। Once again, on behalf of the Department of Persian, Lucknow University, my sincere thanks to all, especially honorable guest speaker, Professor Bohra ji, Madam Director Madhurma Ma'am, Director of Counseling and Guidance Cell of Lucknow University, and all participants, students, those who have participated in this program, Director of this program, Kadri, other colleague, Dr. Shabib Alvi, all, my sincere thanks to all of them. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया सभी का प्रोग्राम को। ओके ओके मैम, नमस्कार नमस्कार। To you. In fact, you are the whole and soul of the program. Thank you so much. बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। ओके, थैंक्स। शुक्रिया सर, थैंक यू।